हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो 8.1 है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है हमारा 50 मेगाहर्ट्ज दे रखा है फ्रीक्वेंसी। और साथ ही साथ हमारा जो है ये फ्री स्पेस में अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो 6.3 वोल्ट पर मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपॉन सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा 6.3 अपॉन सी, मतलब क्या है 3 × 10⁻8। इसको सॉल्व करोगे तो 2.1 × 10⁻⁻8 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखो वेव जा रहा है हमारा एक्स एक्सिस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वाई एक्सिस की ओर। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की ओर होगा। और डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन जो हमारा होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ये हमारा होता है ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ना, ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है उससे मल्टीप्लाई करो। तो ई का डायरेक्शन किधर है जे, तो जे क्रॉस मैंने मान लिया एक्स, बी पता नहीं है। अब प्रोपैगेशन हमारा किस डायरेक्शन में है आई, तो जे क्रॉस क्या आई होता है, तो जे क्रॉस के आई होता है, एक्स हमारा क्या हो गया के। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया हमारा अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की ओर है, 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला में है। साइन, इसमें जगह कम हो जाए इसी में बता देता हूँ, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला साइन 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11t। तो आपको पता है कि यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और टी दोनों पॉजिटिव हो तो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। ये तो बात क्लियर है। राइट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि वेवलेंथ जो हमारा होता है लैम्डा, वो हमारा होता है क्या 2π। ये हमारा देखो के जो होता है वेव नंबर 2π/λ। के होता क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो किसी भी वेव इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हमारा होगा वही के। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है हमारा, तो के हमारा है 0.5 × 10⁻³ यही हमारा क्या आ जाएगा 2π/λ। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2π का वैल्यू 3.14 बाय के कितना है, इसलिए लैम्डा जो हमारा होगा 2π/k। तो के का वैल्यू कितना है हमारे यहाँ पे, के का वैल्यू है हमारा 0.5 × 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे तो 1.26 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर कह रहा है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है ω/2π। और ओमेगा हमारा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन 2π। तो कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है हमारा 1.5 × 10⁻11 अपॉन 2π का वैल्यू 3.14। इसको सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 23.9 गीगाहर्ट्ज। ये हमारा इसका फ्रीक्वेंसी भी आ गया। वेवलेंथ निकाल दिए, फ्रीक्वेंसी निकाल दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, यदि मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है B = B0 साइन ω/t ± kx, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा E0 साइन ω/t ± kx। तो जितना फेज इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है उतना ही फेज मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों सेम होगा। फेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का सेम होगा, फेज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंजिंग आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E0/c हमारा क्या होता है B0, इसीलिए E0 हमारा क्या हो जाएगा C × B0। तो E0 की जगह पर क्या लिखोगे C × B0 साइन, जो फेज है वो लिख देना है। तो C का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ और B0 तो आपको दिया हुआ ही है क्वेश्चन में। B0 कितना दे रखा है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है ये वाला 2 × 10⁻⁻7 साइन ω/t ± ये सेम फेज यहाँ उतार दो 0.5 × 10⁻³ x प्लस
1.5 इंटू 10⁻11t, सेम उल्टा दो, यही हमारा आंसर आ गया। तो ये 10⁻8 और -7, तो 30 दूना कितना होगा, वही 60 sin 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे बच्चों। तो एक्सरसाइज हमारा क्या है, फिगर 8.5, ये 8 पॉइंट फिगर है। ये हमारा 2 कैपेसिटर, सर्कुलर कैपेसिटर है, प्लेट है इसके, और इसका जो रेडियस है हमारा, वो रेडियस हमारा कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10⁻2 मीटर। और सेपरेशन डिस्टेंस जो है हमारा d कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 इंटू 10⁻2 मीटर। तब कैपेसिटर को चार्ज किया गया एक्सटर्नल सोर्स से, फिगर में नहीं दिया हुआ है, इसको किसी बैटरी से ऐसे समझ लो, इसको कनेक्ट कर लिया गया है। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। तो इसमें जो करंट जा रहा था, करंट हमारा कितना आ जाएगा 0.15 एम्पियर। तो यही हमारा कंडक्शन करंट है ना, यही हमारा क्या है कंडक्शन करंट, जो करंट जा रहा है, कंडक्ट हो रहा है उसके थ्रू। तो कह रहा है इसमें कि पहले बी पार्ट दिखाते हैं। तो आपको पता है कि जितना डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उतना ही कंडक्शन करंट होगा। यहाँ भी ये डिस्प्लेसमेंट करंट के भी बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट आपका बन गया। तो बी पार्ट आ गया। सी पार्ट, किरचॉफ्स लॉ इसमें वैलिड है, तो बिल्कुल किरचॉफ्स लॉ जो है वो किसी भी क्लोज लूप के लिए वैलिड होता है, जहाँ पे करंट दौड़ रहा हो, नहीं दौड़ रहा हो, किसी भी क्लोज लूप के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ वैलिड होता है। और ओपन लूप या जंक्शन के लिए, या कैसे भी क्लोज हो ओपन हो जंक्शन के लिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल वैलिड होगा। तो ये जंक्शन पे यहाँ पे की बात की जाए, जितना आने वाला करंट होगा उतना ही जाने वाला करंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट इक्वल होगा, और हर पॉइंट पे आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, हर लूप में आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लागू होगा। ये दोनों बन गए। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट कैपेसिटेंस। तो सी हमारा क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया क्या हो जाएगा प्लेट का पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे 3.14। और रेडियस कितना है 12 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर बाय डी कितना है हमारा 5 इंटू 10⁻2। इसको सॉल्व करोगे, कैपेसिटेंस हमारा जाएगा 8.01 पिको फैराड आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ गया। अब क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट पूछ रहा है। तो एक बात यहाँ पे तो तय है कि जब चार्ज होगा धीरे धीरे कैपेसिटर, तो चार्ज आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा Q इक्वस टू हमारा क्या होता है CV, Q इक्वस टू हमारा CV आ गया। इसीलिए dQ/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होगा d/dt ऑफ CV। C बाहर निकालो, dV/dt, यही dV/dt आपको चाहिए। dQ/dt हमारा क्या होता है करंट, I इक्वल टू C इंटू dV/dt। इसीलिए dV/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा I/C। आपको I पता है, C पता है, निकाल दो dV/dt। तो dV/dt हमारा क्या होगा, करंट कितना पता है मुझे, कितना 0.15 जो दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट, बाय C कितना निकाले हो अभी 8.01, और पिको फैराड है, तो पिको मतलब कि 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू आ जाएगा 18.7 इंटू 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत जानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिगर 8.6 जो दे रखा है, कहाँ गया ये, हाँ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो सर्कुलर प्लेट से बना, पहले जैसा ही, रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर मतलब क्या 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और कैपेसिटेंस C हमारा है 100 पिको फैराड, तो 10⁻12 फैराड, ये तो पता ही है पिको है ये। अब इसको 230 वोल्ट AC से सप्लाई किए, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितना है हमारा 3 रेडियन पर सेकेंड। और VRMS कितना आ जाएगा 230 वोल्ट, क्योंकि AC में सारा रेटिंग RMS में होता है। व्हाट इज RMS वैल्यूज ऑफ कंडक्शन करंट। अच्छा, तो एक बात मुझे बताओ, कैपेसिटर है और AC लगाए हो, DC को तो ब्लॉक करता है कैपेसिटर, AC को तो अलाउ कर देगा। तो AC में इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा XC इक्वस टू 1/ωc। तो 1/ω कितना 300, और C कितना है 100 इंटू 10⁻12। तो 2 और 2 4 घटा दो पावर में, 1/3 इंटू 10⁻−8, तो ऊपर चला जाएगा
10⁻�8/3 10⁻8/3। हमें यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया XC। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, करंट, तो करंट कितना, सिर्फ कैपेसिटर है, तो VRMS/XC, तो IRMS हमारा क्या हो जाएगा, VRMS/XC, तो VRMS कितना है 230/XC कितना है 10⁻8/3। तो इसको सॉल्व कर दो, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा लगभग 6.9 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये IRMS आ गया, ये पार्ट हमारा बन गया। अब कह रहा है कि कंडक्शन करंट, तो कंडक्शन करंट क्या है, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बिल्कुल ये हमेशा ही होता है इसमें, जब इसी में कनेक्ट करोगे जितना कंडक्शन करंट आएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। जंक्शन लॉ लगा लो ना, जितना आने वाला करंट उतना ही जाने वाला करंट, जितना कंडक्शन करंट उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट, ये तो पता ही है आपको। अब नेक्स्ट है हमारा, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस बिटवीन प्लेट। यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर आपको एक्सिस बिटवीन प्लेट से मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि सर्कुलर लूप के लिए, जिसमें करंट दौड़ रहा हो, सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आता है, μ0I/2πr²। एक्सिस से x डिस्टेंस दूर, तो यहाँ पे x डाल दो, μ0Ix/2πr²। तो यहाँ पे μ0 का वैल्यू कितना होता है 4π × 10⁻⁻7। करंट तो निकाले ही हो आप, पीक वैल्यू IRMS जो निकला है ना, तो √2 × IRMS कर दो, तो 6.9 × 10⁻6, और कितना डिस्टेंस दूर 3 सेंटीमीटर दूर, 3 × 10⁻²/2π। रेडियस कितना है हमारा 6 × 10⁻² का स्क्वायर, ये 2 से कट गया। सॉल्व करोगे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.63 × 10⁻, ये आ जाएगा आपका -11 टेस्ला। ये सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10⁻³ मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 1600 एंगस्ट्रम एंड रेडियो वेवलेंथ क्या 500 मीटर। तो कोई भी वेव क्यों ना हो, यदि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट का पार्ट है, रेडिएशन का पार्ट है, तो तीनों का स्पीड, सब का स्पीड सेम होगा, सारे सेम स्पीड से चलेंगे, चाहे उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग क्यों ना हो। जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रेडिएशन से आ रहा है वो फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा, इससे कम वो चल नहीं सकता, भले ही उसका वेवलेंथ अलग अलग क्यों ना हो। अब नेक्स्ट हमारा है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन जो है वो E×B के पैरेलल होता है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव। तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर है हमारा, जेड एक्सिस की ओर। जेड एक्सिस मतलब क्या, यदि मैंने मान लिया इसको x यूनिट वेक्टर और इसको y यूनिट वेक्टर, x×y हमारा कितना आ गया जेड। याद करो, सर्कल बनाओ ऐसे, याद करो वेक्टर, आप लोग ऐसे देख सकते हैं I J और ये K। तो K कब आएगा, K जेड मतलब क्या, K कब आएगा जब I×J, तो x के जगह पे I आ जाएगा और y के जगह पे J। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस होंगे और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है मेगाहर्ट्ज, तो व्हाट इज़ वेवलेंथ। आपको पता है कि एनर्जी जो हमारा होता है E=hν=hc/λ। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वो किसके इक्वल होगा, c/λ। लैम्डा = c/फ्रीक्वेंसी, c कितना 3 × 10⁸। भाई फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा, फ्रीक्वेंसी जो इसका है वो 30 मेगाहर्ट्ज, 30 × 10⁶ हर्ट्ज। इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा, लैम्डा जो हमारा है वो लगभग 10 मीटर हो जाएगा। 30 ये 10 से कट गया, 1⁻7 चला गया, ऊपर जाएगा तो -7 - 6 के 1, तो 10⁻1 कितना हो गए 10 मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियो कैन ट्यून इन एनी स्टेशन इन 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12.5 बैंड। तो यहाँ पे हमारा बैंड विड्थ दे रहा है 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। सिंपल सी बात है, देखो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी = c/λ, इसीलिए λ1 क्या हो जाएगा, ये c/f1।
और लैम्डा 2 हमारा क्या होगा सी बाई एफ टू। तो सी कितना 3 इंटू 10⁸ पहला फ्रीक्वेंसी कितना 7.5 मेगा हर्ज 7.5 इंटू 10⁶ और ये दूसरा वेवलेंथ कितना होगा सी कितना होगा 3 इंटू 10⁸ भाई फ्रीक्वेंसी कितना है 12 इंटू 10⁶ मेगा हर्ज। तो यहाँ से आप लैम्डा 1 निकाल दोगे 40 मीटर और लैम्डा 2 निकल जाएगा यहाँ से 25 मीटर 25 मीटर। ये इसके आंसर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ चार्ज्ड पार्टिकल, पहले इसको मिटा ले। अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना 10⁹ हर्ज। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है हमारा यहाँ पे 10⁹ हर्ज। अच्छा और व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटर। तो कह रहा है कि वो कितने फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो जितने फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करेगा उतने ही फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा। इस बात को याद रख लेना कि जितने फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करेगा उतने ही फ्रीक्वेंसी का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। तो सेम फ्रीक्वेंसी इसके हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम दे रखा है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है 510 नैनो टेस्ला 510 नैनो मतलब 10⁹ टेस्ला है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सेम कहानी। तो ई नोट हमारा क्या हो जाएगा सी इंटू बी नोट, क्योंकि बी नोट इक्वल टू ई नोट बाई सी, तो ई नोट इक्वल टू सी इंटू बी नोट। सी मतलब होगा 3 इंटू 10⁸ और बी नोट कितना है 510 इंटू 10⁹ इसको आप सॉल्व करो लगभग 5 3 15 ये आ जाएगा 153 इंटू 10⁻। ये कितना है नैनो है ना, नैनो मीटर माइनस 9 होगा यहाँ पे, नैनो में 10⁻⁹ होता है, ये -9 माइनस ये हमारा जाएगा यह आ जाएगा हमारा 153 न्यूटन पर कूलम्ब। ये भी हमारा क्वेश्चन बन गए। अब नेक्स्ट हमारा है 8.8 सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो बी ओमेगा के लैम्डा पूछा जा रहा है। बड़ा अजीब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट हमारा कितना दे रखा है 120 नैनो कूलम्ब न्यूटन पर कूलम्ब। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 50 मेगा हर्ज 10⁻6 हर्ज। तो ओमेगा हमारा क्या होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2π इंटू 50 इंटू 10⁻6 ओमेगा आ गया। अच्छा ओमेगा आ गया ठीक। तो आप देखो यहाँ पे ओमेगा तो आपने खट से निकाल लिया, यहाँ पे ओमेगा निकल गया। अब बी नोट हमारा क्या हो जाएगा ई नोट बाई सी, तो 120 बाई सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸। तो बी नोट हमारा क्या हो जाएगा ये 40 से कटा तो 40 इंटू 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा, तो ये बी नोट आ गया, ये आपका ओमेगा आ गया। अब क्या पूछ रहा है वेव नंबर, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी आ गया, तो आपको देखो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है सी बाई लैम्डा, इसे लैम्डा इक्वल टू क्या होगा सी बाई फ्रीक्वेंसी। सी कितना 3 इंटू 10⁸ बाई फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 50 इंटू 10⁻6। तो ये ऊपर ले जाओगे तो 3 इंटू 10⁸ माइनस 6 बाई 50, तो कितना हो जाएगा 300/85 कितना से गया 6 से लैम्डा आ गया 6। तो वेव नंबर के हमारा क्या होता है 2π बाई लैम्डा, तो 2π बाई 6 कितना हो गया π/3। तो ये सब कुछ निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ से सब कुछ। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो कर ही दिए हम लोग ये कहानी इसका। अब नेक्स्ट हमारा है 8.9, तो पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ इन सबको, फिर हम लोग 8.9 पे चलेंगे। 8.9 क्या है हमारा, गौर से देखो कि क्वेश्चन है हमारा द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन टेक्स्ट यूज फार्मूला इक्वल टू एच। ये थियोरेटिकल है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखो 8.10 इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनसोइडली एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमारा 2 इंटू 10⁻10 हर्ज। एम्पलीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नोट कितना 40 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज़ वेवलेंथ, अच्छा तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ हमारा क्या होगा सी बाई फ्रीक्वेंसी। सी मतलब क्या 3 इंटू 10⁸ पर फ्रीक्वेंसी कितना है 2 इंटू 10⁻10 निकाल दो सॉल्व कर दो इसका लैम्डा निकल जाएगा। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
तो बी नोट हमारा क्या होता है, ई नोट बाई सी। ई नोट कितना 48 बाई सी कितना होता है 3 इंटू 10⁻8 16, तो 16 इंटू 10⁻−8 ये भी आ गया। अब यहाँ पे शो करने वाला है, तो शो करोगे तो इसमें याद रखना कि एवरेज डेंसिटी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का होता है। और ये चीज़ आपको बोर्ड में, जब बोर्ड का तैयारी करवा रहा था उस टाइम में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, ये 2023 का क्वेश्चन है। द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम होता है। जितना एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा उतना ही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई 2, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना होता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। इसमें ऑप्शन हमें तो सेकंड दिख रहा है, देखो फॉर्मूला ही पूछेगा। फिर द वेव इमिटेड व्हेन मेटल टारगेट इज बम्बार्ड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से जो मेटल टारगेट को बम्बार्ड करोगे तो वहाँ पे एक्सरे निकलता है। फिर नेक्स्ट ये थ्योरेटिकल है जो आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल चीज़ें जो आप प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वहाँ से आए हुए क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। तो देखो एनसीईआरटी को लोग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बी नोट है तो ई नोट हमारा क्या होगा सी इंटू बी नोट। सी कितना होगा 3 इंटू 10⁻8, और बी नोट कितना है हमारा 6 इंटू 10⁻−7 6 3 18 इंटू 10⁻8 -7 कितना हो गया 1, तो कितना आ जाएगा 180 वोल्ट पर मीटर। टिक लगा दो सेकंड। देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 20 मेगाहर्ट्ज, तो 10⁻6 हर्ट्ज, और ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, वेव जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो किसका इक्वल 6.6 जे है वोल्ट पर मीटर। और तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ। आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन जो हमारा होता है पैरेलल होता है किसका ई क्रॉस बी का। डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन हमारा एक्स एक्सिस आई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने क्या मान लिया सी मान लो। तो जे क्रॉस क्या होता है आई, तो सर्कल बनाओ, ये हमारा होगा आई जे और ये के, तो जे क्रॉस के ना आई होता है, तो यहाँ पे सी के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा के। तो अब यहाँ पे जो के वाला ऑप्शन है वही टिक लगेगा, बाकी नहीं कर लगाना है आपको। तो के वाला में एक ये ऑप्शन है, दूसरा ये ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखने आना चाहिए आपको। फिर ई नोट आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नोट हमारा क्या होता है बच्चों ई नोट बाई सी, तो 6.6 बाई सी कितना होगा 3 इंटू 10⁻8, ये कट गया 2.2 से, तो कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻−8 डायरेक्शन के टेस्ला। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हमारा दिख रहा है फर्स्ट, तो टिक लगा तो ये। अब नेक्स्ट हमारा है, गौर से देखना बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इज ऑन लेवल एसेशन रीजन EM wave used for optical communication have longer wavelength than of microwave employed in radar technology। तो ये हमारा जो कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए लॉन्गर वेवलेंथ, जबकि माइक्रोवेव के लिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन दैट ऑफ माइक्रोवेव इम्प्लॉय इन रडार। माइक्रोवेव तो इम्प्लॉय होता ही रडार में, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ वाला भी हमारा लाइट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज नहीं होता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो हमारा है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है लाइट, और जो लाइट इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा वो विजुअली भी होना चाहिए हमारा, तो जिसके वजह से वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव जो हमारा होना चाहिए वो ग्रेटर दैन दैट ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए, याद रखना है इस बात को। तो माइक्रोवेव से भी ये ग्रेटर वेवलेंथ होना चाहिए इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो फॉल्स हो गया। फिर रीजन इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर मोर एनर्जेटिक दैन माइक्रोवेव, तो यहाँ पे रीजन तो हमारा क्या है आर तो ट्रू है लेकिन ए तो फॉल्स है, आर ट्रू है ए फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। फिर नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज वैलिड फॉर टाइम वेरिंग कंडक्शन बट नॉट वैलिड फॉर स्टैटिक कंडक्शन। ये तो फॉर्मूला है आपका यही वाला E.dl = Q इन d phi v/dt।
मैग्नेटिक ये वाला ई डॉट डी एल इक्वल टू डी फाइव ई बाई डी टी। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो फ्लक्स चेंज करता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है यहाँ पे। फिर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, आउट ऑफ माइक्रोवेव इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यूवी रेज तो मोस्ट एनर्जेटिक होता ही है, वो आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा इन तीनों में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, और स्टेटमेंट सेकंड के अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल गलत बात। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इनवर्सली थोड़ी ना होगा, डायरेक्टली होगा। तो ये फॉल्स हो गया हमारा, तो इसका ऑप्शन होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर के भी 7 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन ये और 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हो गए एनसीईआरटी के।